हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे 90 डेज प्लान है जो परफेक्शन आईएएस का है और बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा हेतु काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और आज का जो सब्जेक्ट है वो हमारा बिहार स्पेशल है, क्योंकि अगर बिहार में कोई भी एग्जाम आप तैयारी कर रहे हैं ना, बिहार मतलब कोई भी स्टेट पीसीएस या स्टेट के लेवल का कोई भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ के मतलब वहाँ का आपको सब कुछ जानना जरूरी होता है। तो हम लोग आज बिहार स्पेशल में देख लेंगे और ये डेट 52 to 60 तक का है। ठीक है, तो आज हम लोग 52 डे देख लेंगे। ठीक है, और टॉपिक आधारित प्रश्न रहेगा, विस्तृत व्याख्या सहित रहेगा, एडवांस प्रश्नों का संकलन, बीपीएससी के लिए नए पैटर्न पर आधारित और प्रतिदिन टारगेट और अभ्यास रहेगा फ्रेंड्स, तो ध्यान रखेंगे। और ये परफेक्शन आईएएस का है जो कि काफ़ी अच्छा होता है उनका। ठीक है, तो और इसमें देख लीजिए क्या क्या सब्जेक्ट होगा। तो इसमें प्राचीन एवं मध्यकालीन बिहार में 3 दिन आ जाएगा, और बिहार के आधुनिक इतिहास में, और फिर बिहार का भूगोल। देखिए ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा बिहार स्पेशल। ठीक है फ्रेंड्स, और इससे पहले हमारा पॉलिटी का जितना भी बनता है ना परफेक्शन आईएएस का जो 90 डेज प्लानर था, पॉलिटी का कंप्लीट कर दी हूँ, और हिस्ट्री का 7 वीडियो आ चुके हैं फ्रेंड्स, और आपको साथ ही साथ फिजिक्स का भी आ गए हैं वीडियो, तो आप जाकर के जरूर प्लेलिस्ट पे देख लीजिएगा। क्योंकि फ्रेंड्स मुझे कमेंट कर रहे थे कि मैम ये बीपीएससी प्लानर जो 90 डेज प्लानर है उसका वीडियो बना दीजिए, तो मैं इसीलिए कंटिन्यू कर रही हूँ कि मैं इसको बीच में छोड़ दी थी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इसमें जो टॉपिक है प्राचीन बिहार का इतिहास और मध्यकालीन बिहार का इतिहास, इसमें दोनों देख लेंगे फ्रेंड्स। तो पहला क्वेश्चन है, राजनीतिक रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा चंदेश्वर। इसमें यहीं पे आपका डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है फ्रेंड्स, तो आपके लिए हेल्प हो जाएगा। तो मिथिला के मंत्री चंदेश्वर ने अपनी रचना राजनीतिक रत्नाकर में राज की ब्रह्मनीति का आधार मंडल सिद्धांत बताया है। यह भी षड्गुण्य सिद्धांत है और साम दाम दंड भेद के उपायों के प्रयोग का परामर्श देता है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है? फ्रेंड्स, अभी आजकल के बुक जो एग्जाम में ना बुक से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और कथन से आते हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर है मौली कवि। ठीक है, उद्वंत प्रकाश के लेखक मौली कवि हैं। उद्वंत प्रकाश मराठी भाषा की एक महत्वपूर्ण साहित्यिक कृति है जो संत ज्ञानेश्वर के जीवन और दर्शन का वर्णन करती है। ठीक है, नेक्स्ट है, मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य बिहार के किस स्थल से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मतलब पाटलिपुत्र और बरार से मिलता है, तो ध्यान रखेंगे। मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य बिहार के पाटलिपुत्र स्थित कुम्हरार और गया जहानाबाद स्थित बराबर की गुफा में देखने को मिलता है। कुम्हरार में चंद्रगुप्त के समय का भवन का भवनावेश रूप में अभिलंबी ईंटों का आधार देखा जा सकता है। दशरथ ने बराबर की गुफाओं को जीर्णोद्धार करके आजीविकों को दान में दिया था। तो पटना से क्या मिलता है फ्रेंड्स? तो ये राजप्रसाद मिलता है जो चंद्रगुप्त मौर्य का महल था, वो लकड़ी और पत्थर का बना हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो ध्यान रखेंगे। और जो बराबर की गुफा है ना, बराबर की गुफा में दशरथ और सम्राट अशोक का भी गुफा मिलता है जो आजीविकों संप्रदाय के लिए होता है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार पे गढ़वालों के अधिपत्य का प्रमाण किस स्रोत से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर होगा मनेर ताम्रपत्र से। बिहार में गढ़वालों के अधिपत्य का प्रमाण मनेर ताम्रपत्र से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, बिहार के किन किन स्थलों से मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो पाटलिपुत्रा से लौरिया नरेश, लौरिया मंदनगढ़, सासाराम और रामपुरवा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी में क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो पाटलिपुत्र से तो नहीं मिला है फ्रेंड्स। ठीक है, बिहार का अभिलेख जो यहाँ पे पूछा जाएगा, तो बिहार का अभिलेख मौर्यकालीन अभिलेख पाटलिपुत्र से नहीं प्राप्त होता है, जबकि लौरिया अरारेज से, लौरिया नंदागढ़, सासाराम और रामपुरवा सभी से प्राप्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, बिहार के लौरिया अरारेज, लौरिया नंदगढ़, सासाराम तथा रामपुरवा से मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त होता है। इनकी जो लिपि थी वो ब्राह्मणी लिपि थी, ये भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर मेरी वीडियो से थोड़ा भी हेल्प होता है तो प्लीज़ शेयर करें।
नेक्स्ट है बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्राकृत भाषा में। नेक्स्ट है बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख ब्राह्मणी लिपि है, लेकिन अगर भाषा पूछा जाए तो प्राकृत भाषा है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। लिपि अगर पूछेगा तो आप बोलिएगा ब्राह्मण लिपि, और अगर भाषा पूछे तो प्राकृत भाषा में है, तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बासातीनुल उन्स एक बहुमूल्य स्रोत है, तो इसका आंसर है तिरहुत। प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथ बासातीनुल उन्स जो इख्तियार देहलवी द्वारा रचित गई है, इसमें सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के तिरहुत आक्रमण का वृत्तांत दिया गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मुगल काल में बिहार आने वाले प्रथम विदेशी यात्री कौन थे, तो मुगल काल में कौन आए थे फ्रेंड्स, तो ये मुल्ला तकिया, आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। मुल्ला तकिया एक विदेशी यात्री थे जिन्होंने मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में जौनपुर से बंगाल तक यात्रा की थी। उसने सल्तनत काल के बिहार के इतिहास का अध्ययन किया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि मुल्ला तकिया किसके समय काल में था, तो अकबर के समय काल में बिहार पे आए थे, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बिहार से प्राप्त अपसर अभिलेख के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करें तथा कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करना है, तो यहाँ पे सही विकल्प को चयन करना है, फिर यहाँ पे ध्यान रखिएंगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो अपसर अभिलेख के परवर्ती गुप्त राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है, तो ये गलत है। और यहाँ पे अपसर अभिलेख नालंदा के बिहार शरीफ से प्राप्त होता है, तो ये सही है, इसका आंसर हो जाएगा बी। अपसर बिहार के तत्कालीन गया जिले में स्थित था, जो अब नवादा के अपसर गांव के रूप में है। इसमें मगध के उत्तरवर्ती गुप्त वंश के आदित्य सेन का और अन्य शासकों का जिक्र हुआ है। इसमें आदित्य सेन की माता द्वारा एक बिहार और उनकी पत्नी द्वारा एक तड़ाग बनाए जाने का उल्लेख है। अंतिम गुप्त शासकों का मौखरी से प्रतिद्वंदिता का जिक्र है इसमें, तो ध्यान रखिएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसमें क्या पूछ रहा था, कौन सा सही नहीं है, तो ये अपसर अभिलेख नालंदा के बिहार शरीफ से प्राप्त होता है, तो वहाँ गया में पहले प्राप्त होता था, लेकिन अभी नवादा के अपसर गांव से प्राप्त होता है, तो इसमें सही नहीं पूछ रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देवनार्क का लेख तथा शाहपुर पटना और मंदार बांका से प्राप्त लेख में जानकारी मिलती है। किसका मिलता है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, परवर्ती गुप्त वंश के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है पाल शासकों के बारे में जानकारी देने वाले स्रोत हैं, क्या क्या हैं, तो ये देख लेंगे। तो इसका हो जाएगा देवपाल के मुंगेर अभिलेख, तो ये सही है, और नारायण पाल का भागलपुर ताम्रपत्राभिलेख, तो ये भी सही है, और महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से, तो ये तीनों सही है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा डी। देखिए वही चीज़ यहाँ पे रिपीट किया है। नेक्स्ट है नालंदा में स्थित बड़गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया था, तो इसका आंसर है कनिघम, ठीक है। नालंदा में स्थित बड़गांव नालंदा महाविहार में दो अभिलेख भी मिले हैं, जिन पे नालंदा का नाम उत्कीर्ण है। बिहार शरीफ में कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त का प्रसिद्ध स्तंभ भी प्राप्त हुए हैं। इन सब का पता कनिघम ने लगाए थे फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। बोध गया मंदिर की खोज भी कनिघम ने ही किए थे, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं, पूछ लेता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है पुरातत्ववेत्ता कनिघम ने बिहार में किन प्राचीन धरोहर या स्रोत की खोज की है, तो इसका आंसर अभी जस्ट हमने देखा था कि बोध गया की भी खोज किए हैं, और केसरिया स्तूप, चंपारण, लौरिया ररेज का अशोक स्तंभ और बसाड़ के अवशेष के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, मतलब सभी को कनिघम ने ही खोज किए थे फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। वही चीज़ यहाँ पे रिपीट किया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार कीजिए व कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करें, और यहाँ पे सही विकल्प क्या होगा फ्रेंड्स, देख लेते हैं। तो बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य स्रोत अथर्ववेद है, तो बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। और बौद्ध साहित्य विनय पिटक और दीर्घ निकाय से मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्रों के बारे में तथा मौर्योत्तर बिहार के बारे में जानकारी मिलती है, तो ये तीनों सही है, दोनों सही है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा सी।
ठीक है। नेक्स्ट, नालंदा के सरायटीला में उत्खनन से प्राप्त होता है। उत्खनन से क्या प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पाल काल के बौद्ध विहार नालंदा के सरायटीला से प्राप्त हुआ है, तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, अशांत रचित एवं आतिश दीपांकर प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान थे जो तिब्बत की यात्रा पे गए थे। किस काल के विद्वान थे फ्रेंड्स? तो इसका आंसर है पाल काल के समय के विद्वान थे। तो क्या नाम था उनका? तो शांत रचित एवं आतिश दीपांकर। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? तो द्विभाषी अभिलेख है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखेंगे, तो इसका आंसर हो शेरशाह। ठीक है। नेक्स्ट, सियर उल मुताखरीन की रचना किसने की है? तो ये बुक बहुत ज़्यादा पूछता है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा गुलाम हुसैन तब्तबाई। ठीक है। सियर उल मुख सैयद गुलाम हुसैन तबातई द्वारा लिखा गया है और सियर अल मुताखरीन पलासी के युद्ध या पलाली के युद्ध लिखा हुआ है कि वर्णन का करता है। यह 3 खंड में है। पहला खंड हिंदुस्तान के भूगोल, जलवायु, पशु पंथ, उलेमा के बारे में बताया गया। तो इतना नहीं पूछेगा फ्रेंड्स, इसको छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, जो नहीं पूछने वाला है तो क्यों पढ़ना। तो प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब और फ्रांसीसी सहयोग पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, उस पर एक पॉइंट था। नेक्स्ट है, मध्यकालीन बिहार से संबंधित इन स्रोतों को उनके रचनाकर से सही सुमेलित करना है। तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या है फ्रेंड्स, इसका आंसर है बी, मतलब यहीं पे देख लेते हैं। तो रियाज उल सलातीन गुलाम हुसैन सलीम का है। तारीख शेरशाही अब्बास सरवानी का, ये एग्जाम में पूछा है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, तारीख शेरशाही किसका है? तो अब्बास सरवानी का। बरियाते मुस्ताकी रिजाकुल्लाह का और अफसनाए शाह शेख कबीर का और बासातिनुल ओंस इख्तियासन देहलवी का। तो इसमें ना ये दोनों ध्यान रखिएगा, ये आपको PYQ में मिल जाएगा, तो एग्जाम में बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ये भी रिसेंटली एग्जाम में पूछा हुआ था, तो इसलिए बता रही हूँ आपको। नेक्स्ट है, आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए स्रोत है। क्या क्या अध्ययन के लिए स्रोत है फ्रेंड्स? इसका आंसर है तीनों, इसका आंसर होगा फ्रेंड फ्रांसीसी बुकानन द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्ट और डिस्ट्रिक्ट गजटर और लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट और 4 विलियम इंडिया हाउस कॉरस्पॉन्डेंस सीरीज, ये तीनों है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें और कूट के प्रयोग से सही विकल्प का चयन करें। सही विकल्प क्या होगा? इसमें सही कथन को जोड़ना है। तो मुल्ला बहानी के यात्रा वृत्तांत से आधुनिक बिहार के बारे में जानकारी मिलता है, तो ये सही है फ्रेंड्स। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में आर्थिक जीवन के पहलू पर प्रकाश डाला गया है। तो फ्रेंड्स आर्थिक जीवन का नहीं है, ये राजनीतिक जीवन का है, इसलिए वो गलत हो गया, क्योंकि ये कौटिल्य का अर्थशास्त्र के बारे में आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र आर्थिक जीवन का नहीं है फ्रेंड्स, ये राजनीतिक जीवन के बारे में है। और अवसर से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है। इसके दीवारों पर नल दमयंती के प्रणय गाथा का दृश्य अंकित है, तो ये भी गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। यहाँ पे वो तो हम लोग देख लिए कि कौटिल्य अर्थशास्त्र के राजनीतिक नीतियों के पहलू पर प्रकाश डाला है। ये एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि अर्थशास्त्र किसने लिखा है, तो कौटिल्य ने, और किस पहलू पर प्रकाश डाला, तो राजनीतिक नीतियों पे, ना कि आर्थिक नीतियों पे, तो ये भी ध्यान रखेंगे। और अफसगढ़ से एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है जिसके दीवार पे रामायण की कथा दृश्य अंकित है। ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार में ताम्रप्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये चिरांद, चेचर और सोनपुर व मनेर से, तो इसमें आंसर हो जाएगा डी, सभी सही है। नेक्स्ट है, बिहार में नवप्रस्तर युग के साक्ष्यों से जुड़े कथनों पर विचार करें और कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करें। तो इसका क्या होगा, तो नवप्रस्तर युग के अवशेष बिहार में चिरांद, चेचर व सेनुआर से प्राप्त होता है, तो ये सही है। इन स्थानों से न केवल पत्थर के औजार बल्कि हड्डी से बने औजार भी प्राप्त हुए हैं, तो ये दोनों कथन सही है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा सी।
ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे रिपीट किया है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करना है। तो प्राचीन परस्तर युग के अवशेष मुंगेर और नालंदा जिले से मिले हैं। प्राचीन परस्तर युग में कृषि का आरंभिक विकास भी हुआ था और भोजन संग्रह की जगह आदि मानव अब स्थिर जीवन के चरण में आ गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन सही है। ठीक है, प्राचीन प्रस्तर युग में पत्थर के टुकड़े का उपयोग हथियार के रूप में किया जाता था। यह बड़े और खुरदरे पत्थर के बने होते थे। इनका उपयोग जानवरों के शिकार करने के लिए होता था। उस समय आदि मानव का भोजन कंदमूल और पशुओं का मांस था। इस काल में से जुड़े हथियारों में पत्थर के चाकू, कुल्हाड़ियों के फल और खुरपी आदि शामिल है। इनके अवशेष मुंगेर और नालंदा, कहाँ ध्यान रखिएगा कि इनका अवशेष मुंगेर और नालंदा जिला में तथा अविभाजित बिहार के अनेक स्थानों से प्राप्त हुआ है। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 कि निम्न कथनों पर विचार करें व कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन करें। तो इसमें सही विकल्प क्या होगा फ्रेंड्स? तो पटना विश्वविद्यालय में पुरातत्व विभाग की स्थापना 1959 ईस्वी में की गई थी। तो ये गलत है फ्रेंड्स। ये भारतीय स्वतंत्रता के बाद 1949 में पटना विश्वविद्यालय में प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी। तो 1959 ना होकर के 1949 होना चाहिए था, तो इसलिए पहला गलत हो गया। दूसरा है के देव एवं डॉक्टर अल्तेकर ने 1951 में ईस्वी में कुम्हरार का उत्खनन करवाया। तो ये सही है। और बिहार पुरातत्व निर्देशालय की स्थापना 1962 में हुई थी। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3 सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध चीनी यात्रियों का बिहार आगमन का कालानुक्रमण क्या है? तो वो देख लेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, फाहियान, उसके बाद हिंगसान, उसके बाद इत्सिंग। फाहियान किसके काल में आए थे फ्रेंड्स? ये बहुत बार पूछा है। तो फाहियान आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय जो बोलते थे, उससे विक्रमादित्य भी उन्हें बोला जाता था, उसके कार्यकाल में आए थे। फाहियान का कार्यकाल कब आए थे? तो 405 से 411 ईस्वी तक चीनी बौद्ध भिक्षु तथा जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में बिहार आए थे। तो ये एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये बार बार पूछता है कि फाहियान किसके शासनकाल में आए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है, गुप्त वंश का है वो, तो ध्यान रखेंगे। और दूसरा है हेंगसांग आए थे 630 से 642 ईस्वी में। लगभग चीनी यात्री थे जो बौद्ध दर्शन की शिक्षा प्राप्त करने हेतु हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। जो हर्षवर्धन का शासनकाल कब से कब तक था? तो 606 से 647 के दौरान भारत भ्रमण पर आए थे। इस दौरान उसने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी। इत्सिंग का समय काल क्या है? तो 671 से 695। ये एक चीनी यात्री थी जो बौद्ध शिक्षा के लिए अब भारत आए थे, जिन्होंने गुप्त शासकों के बारे में जानकारी मिलता है। फिर आए थे यून भी चीन से भारत भ्रमण पर आए थे। इनका भ्रमण काल 515 से 520 तक था। इसने पश्चिम भारत की जानकारी मिलता है। तो ये जो आए हैं ना, उनके बारे में जरूर याद कर लीजिएगा, जिसमें ज़्यादातर हिंगसांग, फाहियान, हिंगसान और इत्सिंग का याद कीजिएगा। और ये भी कहीं न कहीं कभी कभी पूछ देते हैं, तो ये भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। फ्रेंड्स, वीडियो बनाने में काफ़ी समय लगता है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में बिहार के क्षेत्र के लिए शब्द प्रयोग किया गया है। क्या प्रयोग किया गया? तो ऋग्वेद में बोल रहा है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखेंगे। तो ऋग्वेद में बिहार के क्षेत्र के लिए शब्द का प्रयोग किया गया है। उसमें क्या बोला गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा किकट और बात्य। ठीक है, किकट और बात्य बोला गया है, ना कि मल्ल और पाटलिपुत्र, मल्ल, मगध, ये सब नहीं बोला गया। किकट और बात्य बोला गया है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में बिहार के लिए किकट तथा व्रात्य शब्द दोनों का प्रयोग किया गया है। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक बिहार में आर्यों का आगमन माना जाता है। ऋग्वेद में किकट के शासक प्रेमगंध का उल्लेख मिलता है। अंग एवं मगध का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि अंग और मगध का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो अथर्ववेद में। और ऋग्वेद में क्या? तो ऋग्वेद में बिहार को किकट या व्रात्य कहा जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट है, किस पुराण के अनुसार कीकट एक अपवित्र स्थल है तथा गया एक पवित्र स्थल है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 12 पुराण में लिखा गया है। 12 पुराण के अनुसार कीकट एक अपवित्र स्थल है तथा गया एक पवित्र स्थल है। शतपथ ब्राह्मण से बिहार से जुड़ी जानकारी भी प्राप्त होती है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम कहाँ से मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, शतपथ ब्राह्मण से। ठीक है। आरंभिक वैदिक काल अथवा वैदिक काल में आर्यों का विस्तार पूर्व दिशा में हुआ। इस क्रम में वे गांगे घाटी क्षेत्र में आकर बसे। इस काल लगभग 800 ईसा पूर्व में रचित शतपथ ब्राह्मण कब हुआ था फ्रेंड्स? 800 ईसा पूर्व में रचित है। मैंने पहली बार वर्तमान बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा मिलती है शतपथ ब्राह्मण में, ध्यान रखिएगा। और इस विवरण के अनुसार गंडक नदी के तट तक आने वाले नव आगंतुकों ने विदेह में निवास करना शुरू कर दिया था, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, मिथिला राज्य के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें और कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करें। इसमें सही क्या होगा? तो इसका इसमें सही होगा ए और 2 सही है, जिसमें मिथि जनक के द्वारा इस राज्य की स्थापना की गई थी और विदेह राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में है, तो जो अभी हमने जस्ट देखा था। ठीक है। जरासन ने विदेह को मगध साम्राज्य में मिला लिया था, तो ये गलत है फ्रेंड्स। ठीक है। और इसमें देख लीजिए कि मिथि जनक द्वारा मिथिला राज की स्थापना की गई थी और उपनिषद काल में विदेह ब्राह्मण धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। सिरध्वज जनक इंस वंश के 25वें राजा थे, जिनकी पुत्री सीता का विवाह राम से हुआ था। विदेह राज का अंतिम शासक करल जनक था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो जो माता सीता हम लोग बोलते हैं ना, उनके पिता का नाम सिरध्वज जनक थे, जो 25वें राजा थे फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और मिथिला राज की स्थापना किसने किया था? तो मिथि जनक ने। विदेह राज का सर्वप्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। नंद वंश के संस्थापक महापद्मानंद ने विदेह राज्य को मगध में मिला लिया था, तो न कि जरासन ने मिलाया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि ये महापद्मानंद ने विदेह राज को मगध में मिलाया था, न कि जरासन, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, वैशाली राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा नदिष्ट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, अंग महाजनपद वर्तमान बिहार के किस जिले में पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भागलपुर। ठीक है। नेक्स्ट है, अंग राज्य के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें व कूट के प्रयोग से सही विकल्प का चयन करना है। तो सही विकल्प में क्या होगा फ्रेंड्स? तो अंग राज का पहला आर्य राजा तितुची था, तो ये सही है। और हेंगसांग ने अंग राज्य को चेनपो कहा था, तो ये गलत है। और अंग के राजा दहीवाहन की पुत्री चंदना महावीर के जैन धर्म को स्वीकार करने वाली प्रथम महिला थी, तो ये भी सही है। तो 1 और 3 सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। महाभारत तथा पुराणों में चंपा के प्राचीन नाम मालिनी का उल्लेख मिलता है। दीर्घ निकाय के अनुसार इस नगर के निर्माण की योजना विख्यात वास्तुकार महागोविंद के ने प्रस्तुत की थी। प्राचीन काल में चंपा नगरी अपने वैभव और व्यापार के लिए विख्यात थी। हेंगसांग ने इस स्थान को चंपा को चेनपो कहा था, तो हेंगसांग ने कहा था फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। हेंगसांग ने क्या कहा था? तो हेंगसांग ने चेनपो कहा था, ना कि हेंगसांग ने अंगराज को चेनपो कहा था। हेंगसांग ने अंगराज को चेनपो कहा था। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर तो यहाँ पे बी बोल रहा है। तो हेंगसांग ने अंगराज को चेनपो कहा था। और यहाँ पे भी सिंपल यही बता रहा है फ्रेंड्स कि महाभारत एवं पुराण में चंपा को ही अंग भी बोला जाता है फ्रेंड्स। ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाओ। फिर यहाँ पे तिरुची अंग का पहला आर्य राजा था और यहाँ कुल 25 राजा हुए। अंग के 3 अंतिम राजाओं में प्रथम दहीवाहन थे, जिनकी पुत्री चंदना महावीर के जैन धर्म को स्वीकार करने वाली प्रथम महिला थी। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें व कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करना है। तो कूट में सही विकल्प क्या होगा? तो बुद्ध काल में गंगा घाटी में लगभग 10 गणराज थे।
ठीक है। और इसमें इसमें अकल्प के अबोली, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदेह बिहार क्षेत्र से थे। अकल्प का बुली गणराज आधुनिक बिहार राज्य के शाहाबाद व भोजपुर क्षेत्र और मुजफ्फरपुर जिले के मध्य स्थित था। इसमें गलत कथन पूछना है तो इसका आंसर हो जाएगा डी। कोई भी गलत कथन नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा गणराज बज्जी संघ में सम्मिलित नहीं था? तो कौन सा नहीं था? तो मल्ल बज्जी में नहीं था, जबकि भोग, कुरु और इक्ष्वाकु वैशाली बज्जी संघ में था। फिर ध्यान रखिएगा। बौद्ध और जैन साहित्य में बज्जी संघ का उल्लेख मिलता है। इसमें से सदस्य कौन कौन शामिल थे? तो बज्जी, लिच्छवी, ज्ञात्रिक, विदेह, उग्र, भाग, कुरु, इक्ष्वाकु। ठीक है। बज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी। मल्ल प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। इनका उल्लेख अंगुत्तर निकाय में आया है। उल्लेखनीय है कि गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के लिए मल्ल जनपद को ही चुना था, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बज्जी संघ के संदर्भ में निम्नलिखित बज्जी संघ के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें और वकूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करना है। तो सही विकल्प क्या क्या होंगे? तो बज्जी संघ में राजाओं की सभा विदित कहलाती थी, तो गलत है फ्रेंड्स। ठीक है। आम्रपाली वैशाली की नगर बधू के रूप में प्रसिद्ध थी, तो ये सही है। और बज्जी संघ का सबसे शक्तिशाली गणराज लिच्छवी था, तो ये भी सही है। बज्जी संघ के संविधान प्रशासन का स्वरूप संघात्मक था, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बज्जी संघ 16 महाजनपदों में से एक था। इनकी राजधानी वैशाली थी। बज्जी संघ में राजाओं की सभा को संस्था कहा जाता था फ्रेंड्स, ना कि विदित कहा जाता था, तो ये ध्यान रखिएगा, इसीलिए वो पहला गलत हो गया था। इस संघ के संविधान प्रशासन का स्वरूप संघात्मक था। लिच्छवी बज्जी संघ का सबसे शक्तिशाली गणराज था। ठीक है। और ये आम्रपाली तो नगर बधू थी, तो ये तो हम लोग देख लिए थे। नेक्स्ट है अवंती मगध संघर्ष को किस शासक ने पूरी तरह से समाप्त कर दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा शिशुनाग। ठीक है। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग ने अवंती पर कब्जा कर मगध अवंती संघर्ष को समाप्त कर दिया गया था। इसे वात्स्य और कौशल को भी मगध में मिला लिया था। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोका था, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है मखली घोषाल, जो कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। उनकी मृत्यु किन दो राजाओं के संघर्ष के दौरान हो गया था? तो ये पहले ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली घोषाल हैं। ये सिंपल सी वन लाइनर क्वेश्चन में आ जाता है, तो ध्यान रखिएगा। और उनकी मृत्यु किन दो राजाओं के संघर्ष के दौरान हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मगध और लिच्छवी का। ठीक है। तो मखली घोषाल की मृत्यु मगध व लिच्छवी साम्राज्य के संघर्ष के मध्य हो गई थी। अजातशत्रु ने लिच्छवी राज्य पर आक्रमण कर दिया था। इस दौरान उसने शिलाकंटक और रसमूसल यंत्र का उपयोग किया है। तो ये भी पूछता है फ्रेंड्स कि जो अजातशत्रु है, जो शिलाकंटक और रथमूल किस युद्ध में यूज किए थे? तो वो हुआ था लिच्छवी के विरोध हुआ था, तो ध्यान रखिएगा। और अजातशत्रु के ही टाइम में क्या हुआ था? तो बौद्ध का प्रथम संगति भी हुआ था, तो ये भी ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट है अजातशत्रु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य नहीं है? तो इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की तथा इसके पुत्र ने इनकी हत्या कर दी थी, तो ये सही है। और अजातशत्रु ने प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा से विवाह कर लिया था। इसने बज्जी संघ को मगध में भी मिला लिया था, तो ये सही है फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा सी, तीनों कथन सही है। नेक्स्ट है अजातशत्रु बिंबिसार, इससे तो हम लोग देख लिए, वही सेम चीज़ रिपीट किया गया है। नेक्स्ट है बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था, यह किस स्रोत में उल्लेखनीय है? तो ये महावंश में है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार 15 वर्ष की आयु में गद्दी पे बैठा था और इसके नेतृत्व में ही मगध साम्राज्य का विस्तार आरंभ हुआ था। इसने अपनी राजधानी राजगीर को बनाया था तथा लगभग 52 वर्षों तक शासन किया था। राजगीर का वास्तुकार महागोविंद है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे। हो सकता है आप क्वेश्चन पूछते कि राजगीर का वास्तुकार कौन थे? तो महागोविंद। नेक्स्ट है निम्न कथन किसके संदर्भ में कहे गए हैं? तो इसमें है वैवाहिक संबंध द्वारा वत्स्य राज को मित्र बना लिया था। गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात
उनके अवशेष पर राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया था। वैशाली की नर्तकी आम्रपाली इसकी प्रेमिका थी और राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में महाकश्यप की अध्यक्षता में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन करवाए थे। तभी हमने जस्ट बोला था फ्रेंड्स कि प्रथम बौद्ध संगति किसके कार्यकाल में हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। ये सब जितने भी ये बताया गया है तो ये अजातशत्रु के बारे में बताया गया है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट है उदाईन के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें और कूट का प्रयोग करके सही विकल्प का चयन करें। तो ये अजातशत्रु के शासनकाल में वैशाली का राज्यपाल था और इसमें पूछ रहा है कि इसने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर बसाया तथा मगध की राजधानी राजगीर से हटाकर पाटलिपुत्र ले गया था, तो ये भी सही है। उदाईन बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, तो ये गलत है फ्रेंड्स, उदाईन बौद्ध धर्म के अनुयायी नहीं थे। ठीक है, तो उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसमें सत्य नहीं पूछ रहा, तो 1 और 3 सत्य नहीं है, पहला भी गलत था और तीसरा भी गलत था, दूसरा सही है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। तो उदयन अपने पिता अजातशत्रु के शासनकाल में चंपा का राज्यपाल था, न कि वैशाली का। यहाँ पे लिखा है कि कहाँ का था वो, तो वैशाली का नहीं था, वो चंपा का राज्यपाल था। इसने गंगा और सोन नदी के संगम पे पाटलिपुत्र नगर बसाया तथा मगध की राजधानी राजगीर से हटाकर पाटलिपुत्र ले गया था। ये बहुत बार पूछता है फ्रेंड्स कि मगध पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, तो इसने उदयन ने किए थे और अपनी राजधानी भी उदयन ही लेके गए थे। तो आप अगर PYQ बिहार स्पेशल को PYQ करेंगे ना तो आपको ये एग्जाम में जरूर आपको मिलेगा, बहुत बार पूछा हुआ मिलेगा, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है काशी के अमात्य शिशुनाग ने हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक की हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी थी। तो हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन है, तो नागदशक, ये भी ध्यान में रखिएगा। ये सब क्वेश्चन पूछता है कि हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन है, तो नागदशक, और किसने हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना की थी, तो अमात्य शिशुनाग ने ही किया था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है नंद वंश के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें सही विकल्प में क्या होगा, तो यह है शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन को मारकर महापद्मानंद ने मगध में नंद वंश की स्थापना की थी, तो ये बिल्कुल सही है। और महापद्मानंद को कली का अंश, दूसरे परशुराम और एकारट कहा गया है, उन्होंने उपाधि ली थी, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन सही है। ठीक है, नेक्स्ट है विंध्य पर्वत के दक्षिण में विजय पताका फहराने वाले मगध का प्रथम शासक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा महापद्मानंद। ठीक है, भारतीय इतिहास में पहली बार महापद्मानंद ने मगध जैसे एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की जिनकी सीमाएं गंगा घाटी के मैदान का अतिक्रमण कर गई। विंध्य पर्वत के दक्षिण में विजय पताका फहराने वाले मगध शासक महापद्मानंद ही हुए। महापद्मानंद ने उड़ीसा को जीता तथा वहां नहर बनाई थी, तो ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो ध्यान रखिएगा। महापद्मानंद व उनकी राजधानियों का सुमेलन कीजिए, और यहाँ पे देख लेते हैं उसका। इसका आंसर था बी, लेकिन हम क्या करेंगे, पूरा डिटेल्स में ही पढ़ लेंगे फ्रेंड्स, और नहीं तो आपको अगर पढ़ना है तो बी ये होगा। 2 4 3 5 1 मिलान कर लेते हैं। तो चेदी का क्या है, तो शक्तिमती। सूरसेन का है क्या, तो सूरसेन का हो जाएगा मथुरा। कौशल का है तो कौशल का होगा कौशल का श्रीवास्तव था। और बज्जी का है वैशाली, और मगध का राजगृह है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे बौद्ध काल में 16 महाजनपद का विवरण मिलता है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन साहित्य भगवती सूत्र से मिलता है। तो ये एग्जाम में पूछा हुआ फ्रेंड्स कि जो 16 महाजनपद का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन साहित्य भगवती सूत्र में, ये दोनों का ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछ लेता है। तो महाजनपद व उनके विवरण है, तो ये थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और आपको बता दें फ्रेंड्स कि अभी हमने लूसेंट स्टार्ट किया है, तो लूसेंट में 3 वीडियो मैं अपलोड की हूँ। इसमें महाजनपद और जो प्राचीन भारत का जो भी हिस्ट्री था ना, 3 वीडियो में मैंने अपलोड की हूँ, तो जाकर के आप ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर आपको लगेगा कि और भी मैं लूसेंट को कंटिन्यू करूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं लूसेंट को और कंप्लीट करवा दूँगी।
पहला है मगध की राजगिरी। मगध की राजधानी कहाँ थी? तो राजगिरी, और ये पटना बिहार में है। काशी का वाराणसी, कौशल का श्रीवास्तवी, अंग का चंपा, वज्जी का वैशाली, मल्ल का कुशीनगर, पावापुरी, और जहाँ पे भगवान बुद्ध का मृत्यु हुई थी, चेदी का सुक्तिमती और उत्तर प्रदेश में है, और वत्स का कौशाम्बी, कुरु का इंद्रप्रस्थ, और पांचाल का अहिक्षत्र या कामपल्ली उत्तर प्रदेश में, मत्स्य का विराटनगर राजस्थान में, सूरसेन का मथुरा, अस्मक का पाटन या पोतन, अवंती का उज्जैन, गंधार का तक्षशिला और कंबोज का हाटन है। ध्यान रखेंगे फिर 16 महाजनपद। नेक्स्ट है जिसमें 2 महाजनपद क्या है? तो ये अफगानिस्तान में है, तो ध्यान रखिएगा कंबोज और गंधार। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा सत्य है? इसमें सत्य पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो जैन ग्रंथ व मुद्राक्षर के अनुसार मौर्य शूद्र थे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन अजातशत्रु, यहाँ पे लिखा कालाशोका के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति हुई थी, तो ये तृतीय कालाशोका के समय नहीं हुई थी फ्रेंड्स। ये वो तृतीय बौद्ध संगति हुआ था अशोक के टाइम में हुआ था, और कालाशोका द्वितीय करवाए थे, द्वितीय बौद्ध संगति जो वैशाली में हुई थी उसका हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति आयोजन अजातशत्रु के काल में वैशाली में हुई थी, तो अजातशत्रु के कार्यकाल में तो हुई थी प्रथम बौद्ध संगति, लेकिन वैशाली में ना होकर के राजगृह में हुआ था, तो ये दोनों कथन इसलिए गलत था। महावंश के अनुसार मौर्य शूद्र थे, तो महावंश के मौर्य शूद्र नहीं थे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा डी। ये कथन सही पूछ रहा था, तो सही कथन डी है। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन अजातशत्रु के काल में राजगिरी में हुआ था, और इसकी स्थापना महाकश्यप ने की थी। कालाशोका के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी फ्रेंड्स, और इसकी अध्यक्षता सभाकामिनी की थी। कालाशोका ने अपनी राजधानी वैशाली से पटना स्थानांतरित किया था, तो ये भी ध्यान रखेंगे। महावंश के अनुसार मौर्य क्षत्रिय थे, ठीक है, यहाँ पे लिखा हो कि महावंश के अनुसार मौर्य शूद्र थे, तो नहीं फ्रेंड्स, महावंश के अनुसार मौर्य क्षत्रिय थे, तथा जैन परंपरा के अनुसार या मुद्रा राक्षस के अनुसार शूद्र थे, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट राजतरंगिणी के अनुसार अशोक किस धर्म का उपासक थे? तो इसका आंसर हो जाएगा वो हैं शैव। तो कलहन द्वारा लिखित, पहले ध्यान रखिएगा कि राजतरंगिणी किसने लिखा है? तो कलहन। तो कलहन द्वारा लिखित राजतरंगिणी के अनुसार अशोक शैव धर्म का अनुयायी था। सिंगली ग्रंथों के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी प्राप्त किए थे। राज्याभिषेक के पूर्व अशोक उज्जैन के प्रशासक था, तो ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलिंग युद्ध से संबंधित दिए गए कथनों पर विचार करें व कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करें। यहाँ पे सही विकल्प है, तो अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग पर आक्रमण किए थे, तो ये गलत है फ्रेंड्स, 8वें वर्ष नहीं हुआ था, क्योंकि उनका जो हुआ था 261 ईसा पूर्व में किए थे, तो ये गलत है। और दूसरा है सही नहीं है, इसमें सही नहीं है पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। मतलब देख लेते हैं, कलिंग युद्ध का विवरण हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त होता है, और इस युद्ध के समय कलिंग का शासक खारवेल था, तो इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किए था। इस समय कलिंग पर नंदराज नामक राजा का शासन था फ्रेंड्स, तो ये तो पहला सही था, और इसमें पूछा तो कौन सा गलत है, ठीक है, तो कौन सा गलत है? तो पहला तो सही है, बाकी ये दोनों को देख लेंगे। तो अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का विवरण मिलता है, ना कि खारवेल में, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये दूसरा गलत हो गया था, और इस युद्ध के समय कलिंग का शासक खारवेल थे, तो ये भी गलत है, ठीक है। नेक्स्ट, क्योंकि उस टाइम राजा थे नंदराज, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से कथन सत्य है? और खगोष्ठी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, तो ये सही है फ्रेंड्स। और 1750 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेख की खोज की थी, तो खगोष्ठी पहला तो सही है, इसका आंसर हो जाएगा ए। खगोष्ठी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। 1750 ईस्वी में प्रोपाद्रेट पैंथर ने अशोक के अभिलेख की खोज की थी। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था, तो ये ध्यान रखिएगा। 1750 ना होकर के 1837 होना चाहिए था कि पढ़ा था। और पाकिस्तान से खगोष्ठी, अफगानिस्तान से ग्रीक तथा अरमाइक एवं भारतीय क्षेत्र से ब्राह्मणी लिपि के अभिलेख मिले हैं, तो ध्यान रखिएगा कि पाकिस्तान से कौन से अभिलेख? तो खगोष्ठी,
भाषा में, और अफगानिस्तान से ग्रीक और अरमाइक है, और भारतीय क्षेत्र में ब्राह्मणी लिपि है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है बिंदुसार के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करें और कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन करें। तो तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था, तो ये तो सही है। और जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन के नाम से संबोधित करता है, और अशोकावादान के अनुसार बिंदुसार के काल में तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तीनों सही है, तीनों सही है फ्रेंड्स, वही चीज यहाँ पे रिपीट किया गया है। नेक्स्ट है निम्न में से गलत कथन का चयन करें। तो गलत कथन में क्या होगा, गलत कथन है इसका एपियानस ने चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस के बीच के युद्ध का वर्णन किए हैं, तो ये सही है। और सिरिसन नरेश एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नामक राजदूत को बिंदुसार के पास भेजा था, तो ये भी सही है। मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल के थे, तो ये भी सही है। टालमी द्वितीय जो मिस्र का शासक था ने अपने दूत डायोनोसिस ने को अशोक के कार्यकाल में भेजा था, तो ये सी गलत है फ्रेंड्स, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। एपियंस ने चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच के युद्ध का वर्णन किया था, तो ये बिल्कुल सही है। और यहाँ पे देख लेते हैं टालमी द्वितीय ने फिलाडेप्स ने डायोनोसियस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजे थे, ना कि अशोक के साल में, तो इसीलिए वो गलत हो गया था। नेक्स्ट, अशोक के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें व कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन करना है। तो सही विकल्प में क्या होगा, तो कश्मीर में श्रीनगर एवं नेपाल में ललितापाटन नामक नगरों की स्थापना की थी, तो ये सही है। और रुद्रदामन ने जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार उज्जयंत पर्वत पर पुष्यगुप्त द्वारा अशोक ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, तो ये भी सही है। और ये क्या, तो ये गलत है फ्रेंड्स। यहाँ पे जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन ने जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार उज्जयंत पर्वत पर पुष्यगुप्त द्वारा अशोक ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था, तो अशोक ने नहीं करवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया थे, फिर ध्यान रखिएगा। और तुसाप से अशोक के काल में अवंती का गवर्नर था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 1 और 3 सही है, तो ध्यान रखेंगे। रुद्रदामन ने जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार उज्जयंत पर्वत पर पुष्यगुप्त द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, ना कि अशोक करवाया था, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है, जिसमें से एक पाशी या प्राची प्रांत की राजधानी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पाटलिपुत्र। अशोक के साम्राज्य के 5 प्रांत कौन कौन से, तो उत्तर पथ में तक्षशिला राजधानी थी, कलिंग का तोसली, दक्षिण पथ में स्वर्णगिरी, और प्राची या पूर्व में पाटलिपुत्र, और अवंती का उज्जैन था, तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें व कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करें, और इसमें सही कथन चुनना है फ्रेंड्स, तो देख लेंगे क्या है। तो पिंगलवत्स ने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भविष्यवाणी की थी कि वह महान शासक होगा। अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध का उल्लेख 13वें शिलालेख में प्राप्त होता है, तो ये बिल्कुल सही है। पिंगलीवंश ने अशोक के संदर्भ में भविष्यवाणी की थी, न कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, तो इसीलिए पहला गलत हो गया था। अशोक के संदर्भ में भविष्यवाणी की थी कि वह महान शासक होगा, यह सत्य हुआ, और यह सत्य भी हुआ कि बिंदुसार के उत्तराधिकारी के रूप में 269 ईस्वी ईसा पूर्व में, फ्रेंड्स यहाँ ईस्वी लिखा हुआ है, यहाँ ईसा पूर्व भी होना चाहिए था, 269 ईसा पूर्व में शासक बना था। सिंगली साहित्य के अनुसार अशोक 99 भाइयों को मारकर सम्राट बना था, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि इसके अनुसार, तो सिंगली साहित्य के अनुसार अशोक को प्रारंभ में चंडा अशोक भी कहा जाता था। अशोक ने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया था, और कलिंग का हुआ था 261 में, ध्यान रखेंगे। और उसने रक्तचाप को देखते हुए उनका विचार प्रवर्तित हो जाता है, और अशोक के कलिंग युद्ध का विवरण अभिलेख 13वें शिलालेख से प्राप्त होता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि अशोक का कलिंग युद्ध का विवरण 13वें शिलालेख से प्राप्त होता है। वो 8वें वर्ष आक्रमण किए थे, और कब, तो 261 ईस्वी में गए थे फ्रेंड्स, ये ध्यान रखेंगे। और अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध का उल्लेख 13वें शिलालेख में मिलता है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स।
नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें सही नहीं पूछ रहा है। तो अशोक ने अपने शासनकाल के 10वें वर्ष बौद्ध गया की यात्रा की थी। तो ये सही है। अशोक की माता का नाम सुभाद्रांगी था। तो ये भी सही है। और पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः लकड़ी से बना हुआ था। तो ये भी सही है। अशोक ने अपने धम्म यात्रा की शुरुआत लुम्बिनी से की थी। तो ये गलत है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। हृदय परिवर्तन के बाद अशोक ने धम्म नीति को अपनाया था और विश्व में प्रथम शांति परिवर्तक बना था। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम बोध गया की यात्रा की थी। तो यहाँ पे धम्म की शुरुआत लुम्बिनी से न करके बोध गया से, जहाँ पे भगवान बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति हुआ था फ्रेंड्स। तो वहाँ से अशोक ने अपने धम्म यात्रा की शुरुआत की थी, न कि लुम्बिनी से। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें। और यहाँ पे क्या है, तो इसका आंसर है कौन सा इसमें से सही नहीं है। तो ये देखना है फ्रेंड्स। तो चंद्रगुप्त मौर्य राजप्रसाद कुमारार पटना में स्थित है। तो ये सही है। एरियन ने राजप्रसाद में के संदर्भ में कहा है कि इनकी शान शौकत का मुकाबला न तो सूसा और न ही बेतना कर सकता है। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि ये जो आप बीपीएससी मेंस देंगे ना, तो उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का मतलब मौर्य वंश का जो ये होता है ना, मतलब जैसे कि इसमें पूछता है फ्रेंड्स कि मौर्य कला, पाल कला, मौर्य कला, पाल कला, मंजूषा पेंटिंग, ये सब मधुबनी पेंटिंग, ये सब पूछता है मेंस में। तो इसमें ना मेरा मतलब 67 का मैं दी थी ना, तो उसमें ये पूछ लिया था मौर्य काल का पूछ लिया था, मौर्यकालीन स्थापत्य कला। तो उसके बारे में मैंने ये चीज़ लिखा था। इसमें आप ना मेन पॉइंट में आप यही सब लिख सकते हैं कि एरियन ने कहा था सूसा, और एरियन के द्वारा कहा गया था कि राजप्रसाद के संदर्भ में कहा गया है कि शान शौकत मुकाबला ना तो सूसा और ना ही बेतना कर सकता है। ये सब आप पॉइंट उसमें लिख सकते हैं, बहुत आपको हेल्प करेगा। मेगास्थनीज के अनुसार यह प्रसाद मानव कृत्य नहीं है वरन देवों का निर्मित है। तो ये गलत है फ्रेंड्स, मेगास्थनीज ने नहीं कहा था। ठीक है, फाहियान ने कहा था कि फाहियान के अनुसार यह राजप्रसाद मानव कृत्य नहीं वरन देवों का निर्मित था। तो ये ध्यान रखिएगा ना कि मेगास्थनीज कहा था, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट, मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीयकृत व्यवस्था था, करों का बोझ अधिक था और प्रशासन तंत्र कठोर था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तीनों कथन सही है। नेक्स्ट है, ये पढ़ लेते हैं। तो मौर्यकालीन प्रशासन एक मजबूत व केंद्रीकृत प्रशासन था, करों का बोझ अधिक था और प्रशासन व न्यायतंत्र बहुत कठोर था। ठीक है, मौर्यकाल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी, जो 5 सदस्यों की इच्छा समिति थी। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यह विवरण मेगास्थनीज का है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, केवल वह स्तंभ लेख है जिसे अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट कहा था। तो इसका आंसर है भाब्रू अभिलेख। तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि भाब्रू में भावना में आकर के अशोक ने बोला कि मैं सम्राट हूँ, मगध का सम्राट हूँ। ऐसे करके याद कर सकते हैं आप। भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट कहा था। तो ये ध्यान रखिएगा, भाब्रू अभिलेख मतलब भावु होकर के उन्होंने मगध का सम्राट कह दिया था। ऐसा करके याद रखिएगा तो आपको याद रहेगा। तो भाब्रू शिलालेख जयपुर राजस्थान में के विराटनगर में स्थित है और विराटनगर में अशोक के 2 अभिलेख मिले हैं, भाब्रू और वैराट। अभिलेख में सम्राट अशोक द्वारा बौद्ध धर्म एवं संघ में आस्था प्रकट की थी। इससे अशोक के बुद्ध धर्म का अनुयायी होना सिद्ध होता है और इसे मौर्य सम्राट अशोक ने स्वयं उत्कीर्ण करवाए थे। इसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट कहा था। तो ये ध्यान रखिएगा, भाब्रू अभिलेख। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए व कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें क्या होगा, सही क्या होगा फ्रेंड्स। तो चंद्रगुप्त मौर्य को भारत के मुक्तिदाता कहा जाता है। तो ये सही है फ्रेंड्स। और चंद्रगुप्त मौर्य बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो ये बिल्कुल गलत है, ये बौद्ध धर्म के नहीं, ये जैन धर्म के थे फ्रेंड्स। क्योंकि ये ना ये श्रमबेल गोला में अपना जो जैन धर्म में जो होता है ना सिलेखना विधि, तो उसकी वजह से उनको मतलब उन्होंने अपना प्राण त्याग किए थे। तो ये बौद्ध धर्म से नहीं थे चंद्रगुप्त मौर्य, ये जैन धर्म के अनुयायी थे। और नेक्स्ट, मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल कहा गया है। तो ये भी सही है, इसका आंसर हो जाएगा बी। पहला और तीसरा सही है जबकि दूसरा गलत है। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट है, सलेखना क्या है। ये अभी हमने जस्ट देखा था, सलेखना क्या है। तो ये जैन धर्म का
सलेखना क्या है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है डी, अन्न जल त्याग करके मृत्यु का वर्ण करना। और चंद्रगुप्त मौर्य ने सलेखना विधि से ही अपनी मृत्यु को प्राप्त किए थे, तो ध्यान रखिएगा। सलेखना विधि अन्न जल का त्याग कर निर्वाण को प्राप्त करने की प्रक्रिया है। इस शासन के अंतिम वर्ष में चंद्रगुप्त मौर्य, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य अपने सिंहासन त्याग कर भद्रबाहु के साथ, ये भी ध्यान रखिएगा किसके साथ? तो भद्रबाहु के साथ श्रमबेल गोला में चंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करने चले गए थे और उन्होंने सलेखना विधि द्वारा अपना प्राण त्याग किए थे, तो ध्यान रखिएगा। और भद्रबाहु के लोग को क्या कहा जाता है? तो ये दिगंबर कहलाता है। फिर जो मगध में जो ये हो गया था ना, मतलब अकाल आ गया था, तो भद्रबाहु यहाँ से चले गए थे कर्नाटक में। तो ये चीज़ आपको जैन जो आप पढ़ेंगे ना जैन धर्म में, तो वो चीज़ आपको मिल जाएगा, जो कि अभी मैंने रिसेंटली ल्यूसेंट का पढ़ाया है ना, तो वो चीज़ मैं आपको बता दी हूँ। नेक्स्ट है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? और इसमें कथन देखना है कि सकुटार तथा स्थूलवत्स घनानंद के जैन मतावलंबियों में अमात्य थे और नंद शासक जैन धर्म को मानते थे। कल्प एक जैन मंत्री था जो नंद के दरबार में था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन सही है। ठीक है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट है संस्कृत व्याकरण के महान विद्वान और अष्टाध्यायी के रचनाकार आचार्य पाणिनि किसके समकालीन अथवा मित्र थे? तो ये ध्यान रखिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, महापद्मानंद। ठीक है, संस्कृत व्याकरण के महान विद्वान अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि किसके समकालीन अथवा मित्र थे? तो महापद्मानंद के। तो संस्कृत व्याकरण के महान विद्वान अष्टाध्यायी, तो ये ध्यान रखिएगा कि संस्कृत व्याकरण का लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी जो संस्कृत व्याकरण के महान विद्वान जो है और अष्टाध्यायी की रचना कर आचार्य पाणिनि है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो अष्टाध्यायी है वो संस्कृत का व्याकरण है और इसके लेखक कौन है? तो पाणिनि। मगध नरेश महापद्मानंद के समकालीन एवं मित्र थे। पाणिनि ने पाटलिपुत्र में शिक्षा भी पाई थी, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, अशोक के धम्म के संबंध में संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और इसमें सही कथन चुनना है। तो सही कथन हो जाएगा, धम्म पाली भाषा का शब्द है तथा इसका संस्कृत धर्म है, तो पहला गलत है फ्रेंड्स। दूसरा है, अशोक द्वारा प्रतिपादित धम्म का वर्णन अशोक के दूसरे तथा 7वें स्तंभ में मिलता है, तो ये सही है। और धम्म का वर्णन बौद्ध ग्रंथ सिगालोवातसूत में मिलता है, तो ये भी सही है। धम्म प्राकृत भाषा का शब्द है और संस्कृत शब्द धर्म का पर्यायवाची है, तो ध्यान रखिएगा, ना कि यहाँ पे पाली भाषा का है, तो इसलिए पहला गलत हो गया था और बाकी वही रिपीट किया हुआ है फ्रेंड्स। अभी क्या करेंगे, इसमें ना जो ये वाली है तो ये पूरा ब्लर हो चुका है, मतलब ये बिल्कुल क्वेश्चन भी नहीं दिख रहा है, आंसर भी नहीं दिख रहा है, तो इसे हम स्किप कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद ना फ्रेंड्स ये नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 73 से, तो ये वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे क्योंकि ये बहुत लंबा वीडियो है, या जिसमें 23 तक पेज है इसमें, तो ये बहुत लंबा बन जाएगा। इसलिए क्या करेंगे ना कि इसको जो 73 से जो आगे का होगा ना वो सारे कुछ नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर लेंगे और इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 में कर लेते हैं, क्योंकि एक वीडियो 2 घंटे का रहेगा तो थोड़ा सा ये हो जाता है, क्योंकि मतलब हमारे मतलब जो भी स्टूडेंट है वो कभी कोई गांव से भी बिलोंग करते हैं तो उनको पूरा नेट नहीं मिल पाता है, मोबाइल के नेट से ही पढ़ना होता है, तो आधा वीडियो करके करेंगे तो आपको ईजी हो जाएगा पढ़ने के लिए। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए, और कोई त्रुटि रहती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है तो वहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते हैं, और हमारा इंस्टाग्राम चैनल मैंने अभी जस्ट बनाया है तो आप उसमें फॉलो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू, बाय बाय।